hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे लास्ट क्लास में? तो आपने टी हाफ को और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बता दिया था सर, और उससे पहले हमने सर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस रिएक्शन करा था। किसका रिलेशन बताए थे? हाँ, गैसेस के में क्या रिलेशन बताए थे, क्या बताया? फिर उसके बाद हमने सर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करा था सर। हाँ उसमें हाँ, वो जो संडे को हुआ था। ठीक है, बहुत बेहतर। आप सुने। रेट कांस्टेंट ऑफ टॉपिक डालिए फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। समझिए, एकदम एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे प्रेशर की तरह देखते हैं। तो ये टॉपिक डालिए। रेट कांस्टेंट क्या आपको मैंने बताया था, रेट वॉल्यूम के फॉर्म भी मिल सकता है। इसमें भी दो केस लिखिए, केस फर्स्ट, 3 केस, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपके पास टाइम है एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, जीरो पर वी नॉट है, टी पर वी टी है। ये तो देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K is equal to 2.303 by T log A नॉट मिलेगा B नॉट, और आफ्टर सम टाइम की तरह V2। समझ में आया एवरीवन? यस सर। डन सर। सुना, सिलेबस तो आ चुका है आप लोगों का, शायद फर्स्ट टर्म में ऑर्गेनिक भी पूछ रहा है और इनऑर्गेनिक भी पूछ रहा है, सही कह रहा हूँ? सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, हेलो अल्केन, अल्कोहल, बायोमोलिक्यूल, सही कह रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे भेजा है, अभी चेक नहीं करा। आप चेक करें, क्योंकि अब इसके बाद मैं पी ब्लॉक शुरू करूँगा। आप मुझे कल तक बता दें, वरना मैं जो बच्चे मुझे इसका मतलब ये श्योरिटी है। सिलेबस जो है पी ब्लॉक पढ़ाऊँगा मैं। यस सर, 7th चैप्टर तक आ रहा है। यस सर, हाँ 7th चैप्टर तक आ रहा है ना सर, फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में है आपके पास, नहीं 6 चैप्टर है ना, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, हेलो अल्केन, अल्कोहल, बायोमोलिक्यूल्स। आपके में क्या है, 6 चैप्टर है। सॉरी सर, वो मैं 11th का देख रहा था सर। आ गया ना? हाँ 11। चलिए ठीक है, कंफर्म है ना ये? ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू करें। चलिए, केस सेकंड ये है कि अगर आपके पास टाइम है, 0 है, टी है, इन्फिनिटी है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वी नॉट वी टी। इसका भी फार्मूला मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, 2.303 बाई टी लॉग क्या था, पी इन्फिनिटी, तो यहाँ वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, सो वी इन्फिनिटी नॉट वी इन्फिनिटी माइनस वीटी। यस, जिस तरह प्रेशर का लिखा उसी तरह वॉल्यूम लिखा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे, जो बहुत बड़ा है, 15, 16, 17 और 18। डन सर। लिया? हाँ अनुष्का, ये फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अनुष्का, कैन यू हियर मी?
यस सर। ये फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेकंड स्लाइड है। लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। केस थर्ड ये है कि अगर आपके पास हमने बताया था टाइम है, 0 है, t है, इंफिनिटी है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंफिनिटी का नहीं दिया हुआ है, इसका के आपको प्रेशर के फॉर्म में भी बताया था, लॉग v इंफिनिटी ही रहेगा और नीचे v इंफिनिटी माइनस v टी। यहाँ ना अब इसमें एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन आता है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये 3 केस याद रखिए, सारा यही हो। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन करा रहे हैं कि कैसे आएगा। से उस केस में ना जब वी इनिशियल नहीं दिया। हाँ, वी इनिशियल इसलिए इन द ब्लैंक्स में लिख दिया है। डन सर। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जो कंपटीशन में आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। जैसे H2O2 का फर्स्ट ऑर्डर दे देगा। अरे शिरीन को आवाज आ रही? शिरीन? यस सर। संडे का लेक्चर देख लेंगी, डिस्कशन हुआ है, क्वेश्चन डिस्कशन। आप संडे नहीं आई थी। हेलो साइंटिस्ट। ओके सर। हाँ, आपको टाइम दिया हुआ है 0 और t। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। यहाँ तो रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, मैं इसको प्रूव करके आपको बताऊंगा कि H2O2 में KMnO4 क्यों दिया गया। V0 Vt प्रेशर की जगह वॉल्यूम है और आपको क्या कर रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, पहले लिख लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। सारे लोग लिखिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। सबको समझ में आएगा तब लिखिए। डन सर। यस सर डन। कि आपने टाइट्रेशन का नाम सुना होगा। सुना है सारे लोग टाइट्रेशन का नाम? यस सर। आवाज क्लियर आ रही ना मेरी सबको? ये पहले बता दिए, एक दफा कंफर्म करें। आवाज यस क्लियर है? सर। ठीक। यस सर। अच्छा, आप देखिए टाइट्रेशन में क्या करते हैं, और से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कर इसमें फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसको आप याद कर लीजिएगा। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं, और वो उसका सारा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा 11th में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। आप देखिएगा लैब में बहुत सारे बॉटल पर मोलारिटी नॉर्मलिटी लिखा रहता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है whose concentration is known। टाइट्रेशन इसी को कहते ही हैं, जिसका नोन है उसकी मदद से अननोन का कंसंट्रेशन निकालना। दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट लाना, एक की कंसंट्रेशन मालूम रहती है, दूसरे की कंसंट्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है N1V1 = N2V2 नॉर्मलिटी।
आप देखिए ये तो आपका कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन तो मालूम है ना आपको, देखिए KMnO4 का मालूम है, ये कांस्टेंट है मालूम है आपको, और इधर H2O2 जब आप टाइट्रेशन क्या होगा, H2O2 का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब सारे लोग बताइए H2O2 की नॉर्मेलिटी जो है वो KMnO4 के वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। इस रिलेशन से क्या समझ में आया? यस सर, यस। यस, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ KMnO4। दैट द रीजन इसके क्वेश्चन में KMnO4 दिया, इसको रिलेट कराना है H2O2 से। सुनिए अच्छे से, जब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सुनिए नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम ये भी लिखते हैं 11 में पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम। मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, क्योंकि नॉर्मेलिटी में मोल्स भी आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KMnO4। अब देखिए H2O2 का है, देखते रहिएगा, H2O and half O। इनिशियली A0 लिया 0 0, आफ्टर सम टाइम A0 माइनस x by 2। अब बताइए सारे लोग, t=0 पर इनिशियल मोल, देखते रहिएगा, A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए A0 रिलेट टू V0, और आफ्टर सम टाइम t डैश पर A0 माइनस x, जो H2O2 का मोल है वो KMnO4 के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, VT। बताइए हाँ या ना। यस सर। और K मैंने हमेशा कहा कि K हमेशा लिखा जाता है रिएक्टेंट के फॉर्म में, लॉग। देखिए रिएक्टेंट का क्या है, A0, ये लेते हैं A0 माइनस x। बस अब A0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, V0 के प्रोपोर्शनल, ये कितना है, VT। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर H2O2 है तो आप वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को, तो समझ जाइए ये टाइट्रेशन हो रहा होगा, टाइट्रेशन हो रहा होगा। अगर H2O2 का वॉल्यूम दिया रहता तो अच्छी बात है, उसका भी आंसर यही आता, V0 बाई VT आता, लेकिन जब KMnO4 भी दे दे तो समझ जाइए H2O2 का टाइट्रेशन हो रहा है अगेंस्ट KMnO4। KMnO4 को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है, इसकी मदद से हम H2O2 की कंसंट्रेशन निकाल, तो हमें टाइट्रेशन के उस पर नहीं जाना, हमें बस ये प्रूफ करके दिखाना था कि KMnO का वॉल्यूम H2O2 के नॉर्मेलिटी पर, देयरफॉर KMnO4 का वॉल्यूम H2O2 के मोल्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली A0 मतलब H2O2 का मोल KMnO4 के इनिशियल वॉल्यूम से, आफ्टर सम टाइम्स का मोल H2O2 के KMnO4 के वॉल्यूम पर। ये मुझे मकसद था प्रूफ करना। टाइट्रेशन अभी ना भी आता तो कम से कम इतना समझें कि इसमें हम एक नोन कंसंट्रेशन की मदद से अननोन की कंसंट्रेशन से होगा। अब बताइए सच सच सारे लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस आप Yes, इसको sir. इतनी दफा पढ़ लें कि ये, हाँ, ये प्रूफ करके आपको ना आए, बस डायरेक्ट जैसे KMnO4 लिखा रहा है H2O2 के फॉर्म में, समझ जाइए सर ने कहा था टाइट्रेशन, और डायरेक्ट याद रखिए V0 बाई VT। चलिए लिखिए यहाँ से। इसके बाद पी ब्लॉक शुरू होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूंकि फर्स्ट टर्म में वही आ रहा है। पी ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केमिकल बॉन्ड और पीरियोडिसिटी की बात होगी। शुरू का एक क्लास मैं जनरल केमिस्ट्री के नाम से मैं सबका रिवीजन कराऊंगा, तो लोग रेगुलर नहीं है, रेगुलर रहें, टाइम पर क्लास करें प्लीज एंड प्लीज। पहला जो टर्म आने वाला है उसमें पी ब्लॉक आएगा, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक होगा।
Done, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Good. बोलिए। Done, sir. सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, तो रिड्यूस सिलेबस तो अभी तो नहीं पढ़ाएंगे ना, कि पढ़ाएंगे? जल्दी बताइए, आप लोग मशवरा दें। वो रिड्यूस सिलेबस है। डन सर। Yes, sir. Done. डन सर। लिया? यस सर। वेरी गुड। ये Done, सारे sir. लोग हाँ, ठीक। अब सुने, जब भी वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कहे तो आप वही, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताया था कि 2.303 प्रेशर में बताया था ना, log n-1 P नॉट, तो V नॉट एन वी नॉट माइनस वी, ये शॉर्टकट बताया था प्रेशर वाले में। जल्दी बताइए। हाँ यार, Yes, sir. where n is equal to moles of gas product divided by moles of gas, वही इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 4 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल हो गया। आप डायरेक्ट जब शॉर्टकट रहे तो आप शॉर्टकट से ही करें। 2.303 2 माइनस 1, तो वी नॉट 2 वी नॉट माइनस वी टी। इसको प्रूव करके भी दिखाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए। और ये फार्मूला तभी इस्तेमाल होता है ना, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आर गिवन। ये प्रेशर के लिए भी यही होगा, वॉल्यूम के लिए भी यही होगा। समझ में आया सबको? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आए। ये मैंने आपको सिखा दिया, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आए। Done, sir. वेरी गुड।
सब लोगों ने लिख लिया? Yes. Done, sir. सर आप म्यूट है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये तो नहीं पढ़ाया था ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए। मोलिकुलरिटी तो नहीं पढ़ाया था? हेलो एवरीवन। चलिए सारे लोग ध्यान दें, मोलिकुलरिटी क्या है, पहले टॉपिक डालें और 2-3 मिनट तक अच्छे से सुनेंगे। पहले टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग। Done, sir. मोलिकुलरिटी क्या होता है, ध्यान दें। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ए गैस बी गैस रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, तो देखिए मोलिकुलरिटी जो होगी वो 2 होगी। मोलिकुलरिटी इसी को कहते हैं कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए। is defined as the number of reacting species which must collide simultaneously in elementary reaction single step। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसलिए बोर्ड लेवल पर आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है। मोलिकुलरिटी सिर्फ तो सिर्फ एलिमेंट्री के लिए वैलिड है। ये बताता है हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड। कोई भी पूछे गौर से सुने दोबारा डिफिनेशन को। It is defined as number of reacting species which must collide simultaneously in elementary reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, तभी प्रोडक्ट बने। तो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उसको हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। अब सुनिए इसके बाद कि साइमल्टेनियसली क्यों कहा गया कि भाई ए है तो ए बी से भी टकराए, बी ए से भी टकराए। मॉलिकुलरिटी जो होता है वो 3 से ज्यादा रेयर होता है। रेयर का मतलब कि बहुत ही कम। तो सर आप बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम बैलेंस करने के लिए इतने सारे नंबर, अब समझ जाइए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब उसको ब्रेक करेंगे, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। स्टेप वाइज लिखेंगे और हर स्टेप एलिमेंट्री कहलाएगा। तो हर स्टेप की जो मॉलिकुलरिटी होगी वो 3 या 3 से कम ही है। जब भी मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा हो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स है। फिर उसकी मैकेनिज्म लिखी जाएगी। जो आपको क्वेश्चंस आएगा पेपर में वो मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा रहता है, वो रेयर है या नॉट पॉसिबल। अगर आ गया तो क्या है, तो फिर उसका मैकेनिज्म न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो हर स्टेप की मॉलिकुलरिटी निकालेंगे। बताइए आया कि नहीं समझ में मोलिकुलरिटी क्या होता है? सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, रीजन भी है कि 3 से ज्यादा रेयर क्यों है, लॉजिक क्यों। हम देखिए हम लोग डिफिनेशन को नहीं पढ़ते। एक आसान डिफिनेशन ये है कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस का अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना होगा वही मोलिकुलरिटी होगा, मतलब 1 और 1 2। लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी क्यों रेयर कहलाई जाती है? तो आप दोबारा डिफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। लॉजिक लगाइए कि कहीं पर भी अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या एक दूसरे, ये ए बी पर मारेगा, ये ए इससे फिर नहीं टकरा पाए।
कॉलिजन होने के लिए साइमल्टेनियसली सब एक दूसरे पर करना चाहिए। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी साइमल्टेनियसली कॉलिजन के चांसेस ना के बराबर हैं। वो कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा 2 रिएक्टेंट हो या 3 रिएक्टेंट, ये एक दूसरे से टकरा सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा भीड़ होगी एक दूसरे से साइमल्टेनियसली कॉलिजन का होना मुश्किल है। ये सब लिखाया जाएगा कि मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर because it is less chances या no chances for simultaneously collision in the case of more than 3 reactant। इसलिए डिफिनेशन पर एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों बुक लिखता है साइमल्टेनियसली कॉलिजन? मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अरे एक ही को, हाँ, साइमल्टेनियसली कॉलिजन का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट हैं सबका एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। आप डेली लाइफ का भी एग्जांपल लीजिए, किसी भी रोड पर एक ही साथ 4-5 गाड़ियां आ जाएं, रास्ता बिकम्स ब्लॉक, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेप वाइज निकालती। उसी तरह केमिस्ट्री में भी जहां 3 से ज्यादा होगा सही से कॉलिजन्स नहीं हो पाएगा, एक दूसरे का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का होगा। तो फिर उसको स्टेप वाइज ब्रेक करके हर स्टेप की मोलिकुलरिटी अलग अलग होगी। तो डिफिनेशन पर एकदम रिसर्च, ये नहीं कि मैथमेटिकली तरीका है निकालने का कि भाई 1 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर दें। तो मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे मैकेनिज्म का आइडिया लेता है, इसको रेट से कोई लेना देना नहीं है। समझा कि नहीं? आप देखिए, तो सबको डिफिनेशन मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज डिफाइंड एज number of reactant molecule in elementary is defined a number of reactant molecule in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction। इसको हम molecularity कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट लोग समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. डन सर। हाँ, सबसे पहला एग्जांपल, अगर आपको कोई कहे NH4NO2 इसकी मोलिकुलरिटी जो है इसकी मोलिकुलरिटी अभी कितनी मोलिकुलरिटी इसकी, जल्दी बताएं सारे लोग। उसको यूनिमोलिकुलर बेसिकली कहा जाता है, इसको ट्राइमोलिकुलर, इसको बाइमोलिकुलर। मोलिकुलरिटी 2 होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर।
Clear? Yes, sir. Done. Everyone done? Yes, sir. अब रिमार्क्स लिखिए. ये ना जीरो हो सकता है, ना फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता, फ्रैक्शन हो सकता है, एंड निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिजन्स को बताता है. इट डज नॉट measure the rate of reaction. It gives the idea of mechanism. लिख लिया? Yes, sir. Done. हाँ बताइए, मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 क्या होता है? रियर होता है कि नहीं, जल्दी बताइए. Yes, sir. Rare. वही कहा गया, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगा, then more than 3 reactant molecule can collide and react simultaneously is very small. Less chances है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेयर कहा गया. लिख लिया? जल्दी बताइए. हेलो एवरीवन. Yes, sir. लिख लिया. और एक लास्ट, Yes, sir. एक लास्ट पॉइंट, एक स्टार पॉइंट डाल के, मोलिकुलरिटी is applicable only for elementary reaction.
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबके लिए वैलिड होता है। मॉलिक्यूलरिटी लिखना। आगे बढ़ें, आप बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर, डन। एवरीवन डन? Yes. यस सर। मॉलिक्यूलरिटी सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताएं। यस सर, आ गया। मॉलिक्यूलरिटी से रेट का पता नहीं चलता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखने को भी आए। और ये सब जो स्टेटमेंट लिखाया गया है ना, इस सबको हल्के में नहीं लेना। यही सब एजर्शन रीजन के फॉर्म में पूछ दे। अब जैसे मैंने रीजन लिखवाई, हो सकता है ये स्टेटमेंट लिख दे और उसके नीचे रीजन लिख दे, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये सब क्वेश्चन आपको आता है। ये जो रिमार्क्स वगैरह आपको क्लास के अंदर लिखाया जा रहा है, उस पर खास ध्यान दें। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड है, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। टॉपिक लिख लिया? जल्दी बताइए। देखिए, इसका कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस में लिखना नहीं है। अगर मान लीजिए A प्लस B है, ये एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर 2 है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? एलिमेंट्री में डायरेक्ट हम ऑर्डर 2, डायरेक्ट हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखकर आंसर देते हैं कि नहीं, जल्दी बताएं। तो बोले ना एलिमेंट्री रिएक्शंस में। हाँ, अब अगर हमने ये एक्सेस लिख दिया तो ये भी पॉइंट लिखा चुका हूँ कि अब यहाँ एक्सेस वाले पर डिपेंड नहीं करेगा। ये होगा रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। बट मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही होगी। मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्टेंट को कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक्सेस में होता है वो रेट को डिटरमाइन नहीं करता। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप देखिएगा जब मैंने लिखवाया था एलिमेंट्री रिएक्शन सबके डिफिनेशन। एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन इट डज नॉट डिटरमाइन द रेट। ये इतना कम चेंज होता है कि रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। लॉजिक भी लगे। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा, उससे रेट डिटरमाइन, उससे थोड़ा पैसा निकाल भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल यहाँ भी है। जो एक्सेस में है वो रेट डिटरमाइन नहीं करता। पढ़ाया था ना, बताओ सारे लोग गवाह हो, बताया था, क्वेश्चन कराया था भाई। हाँ, यही हुआ सूडो। सूडो का मतलब दिखने में है 2, हो रहा है 1। तो सतर्क रहेंगे, एलिमेंट्री लिखा रहेगा और एक्सेस लिखा रहेगा तो रेट लॉ। तो आप डिफिनेशन क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ, वो एग्जाम्पल मत लिखिएगा। देखिए, दीज आर द रिएक्शन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. वेरी गुड। इन विच मोर देन 1 reactant molecules are involved in rate determining step. या elementary step, but order of reaction is 1. उसको सूडो यही है। These are the reaction इसमें more than 1 reactant molecule are involved but order of reaction is 1. और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो और कर the reaction which is not truly first order but under certain condition a certain condition ये है when
one of the reactant present in excess, bracket closed, conforms the first order. Is called, जो कि truly first order नहीं है, certain condition is called pseudo unimolecular reaction. दोनों डिफिनेशन मैंने लिखवा दिया, एक डिफिनेशन भी है, नीचे उसका रीजन के सामने भी लिखवा दिया, लिख लीजिए सारे। तो ये वाली स्लाइड तो डन, सारे लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? Done, sir. Done, sir. डन सर। तो अब ये एग्जाम्पल लिखिए। डन सर। इसका जो रेट लॉ होगा, मतलब ये क्या होगा, मैंने कहा था ना वाटर के पास लिखा रहे या ना लिखा रहे, तो एक्सेस में रहेगा वो, या हमेशा एक्सेस Access. में। हाँ, वेरी गुड। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्युलरिटी 50 है। देखिए, हाँ, इस पर क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कभी-कभी। डन सर। Done, sir. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बताएं। यस सर, डन। यस सर, समझ आ गया। अब देखिए, कभी कभी इस पर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, लिखना शुरू कीजिए।
अच्छा डेटा के मुताबिक बताइए फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं, जल्दी बताइए जल्दी से। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर है ना, 50% Yes, sir. इक्वल अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है। अच्छा अब देखिए इक्वल अमाउंट जब डिकम्पोज हो रहा है आपको एग्जामिनर पूछेगा प्रूव दैट, मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ क्वेश्चन, प्रूव दैट एबव रिएक्शन इज सूडो यूनिमोलिकुलर। ये जान लो फर्स्ट ऑर्डर नहीं पूछेगा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो बताओ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, जल्दी बताओ सारे को। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? सो 1। बोलो ना, यहाँ देखो ना सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर लिख लो इट इज, एग्जांपल में लिख लो इट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। बताओ सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। दैट द रीजन Yes, sir. एग्जामिनर जो बोर्ड लेवल में, कंपटीशन में तो डायरेक्ट पूछेगा बताओ कौन सा ऑर्डर है, वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। बोर्ड लेवल पे आपसे पूछेगा प्रूव दैट ये सूडो यूनिमोलिकुलर है कि नहीं। तो सूडो यूनिमोलिकुलर नाम से हो सकता है इसको कंफ्यूजन हो जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए। तो बताइए K1 K2 सेम आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। इस पर तो आपने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है मेन क्लास में भी यस सर। और उसमें भी प्रैक्टिस सेशन में भी, बताइए हाँ या ना। यस सर। हाँ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिकली वो फर्स्ट ही ऑर्डर का बात पूछ रहा है, ये कहने का मतलब। K1 is equal to 0.693 by 100. K2 is equal to 2.303 by 200. So log initial 16 to the power minus 3 by 4. K1 is equal to K2, इसलिए सूडो यूनिमोलिकुलर बताइए। तो आप इस तरह बताइए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने हाँ या ना बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। डन सर। Done, sir. यस अब एक स्पेशल टॉपिक है, उस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, नया टॉपिक है। टॉपिक जानिए। रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रेट ऑफ, जल्दी बताइए। रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का दूसरा नाम होता है अपोजिंग रिएक्शन। बहुत आसान है, समझिए कि आपको आता है, बस क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखिए 2 मिनट रुक जाइए। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आपको इक्विलिब्रियम का साइन देगा और आपको कहेगा इसका रेट K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट। देखिए आप 11th में पढ़ चुके हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए कि आप 11th में पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बराबर होता है। बताइए हाँ या ना। यस सर। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आर नेट जो होगा ना इक्विलिब्रियम पर 0। सर फिर भी क्यों पूछ रहा है?
ये पूछ रहा है इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद, आपने रिएक्शन में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद या तो ये फॉरवर्ड में रहा होगा या बैकवर्ड में गया होगा। इक्विलिब्रियम पर रेट नहीं पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पर तो रेट 0 ही होगा। ये जो पूछ रहा है ना रेट ऑफ रिवर्सल, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, सेम रेट से प्रोसीड होती है, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि रेट लिखो। तो रेट लिखने का मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद ये फॉरवर्ड में गया होगा या बैकवर्ड में गया होगा। मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। तो अब आर नेट हो सकता है आर एफ माइनस आर बी इफ आर एफ ग्रेटर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड की रेट है, वो मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा। आर नेट कहीं कहीं पर आपको आर बैकवर्ड माइनस आर फॉरवर्ड। बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस हेलो एवरीवन। ये अब कैसे पता चलेगा रेट, तो वो हम आपको सिखाएंगे, पहले यहाँ तक देखिए। डन सर। Everyone note it down. Done, sir. बहुत अच्छे। अब आइए, लिखिएगा नहीं। N2O4 है। अरे शीरीन को आ रहा है समझ में? शीरीन, सिसोदिया। यस सर। हाँ, अब रेगुलर रहिए, रेगुलर टाइम पर। पी ब्लॉक खतरनाक ग्रुप है, बहुत रियात, इसमें ट्रिक सब बहुत आएगा। समझ रही है ना साइंटिस्ट? जी सर। वेरी गुड, बहुत बेहतर। अब आइए, और आपको लिख देगा इट इज एलिमेंट्री। मैं एक ही क्वेश्चन को तीन पार्ट में करके बताऊंगा, समझिए वो 3 क्वेश्चन हुआ। इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, राइट द रेट ऑफ, देखते रहिएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4। कुछ लिखना नहीं है, प्लीज सुनिए। आप सारे लोग मिलकर बताइए, N2O4 का डिसअपियर होगा तो फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा? जल्दी बताइए। फॉरवर्ड। सारे लोग बोलिए मिलके, N2O4 डिसअपियर हो रहा तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड ही में जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो बताइए आप। हाँ, तो फॉरवर्ड में जाएगा तो आपको पता चल गया कि नहीं, RF माइनस RB, तो फॉरवर्ड की रेट ज्यादा है। ये लैंग्वेज डिसाइड करेगा कि RF माइनस RB होगा या RB माइनस RF होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। अब R नेट को क्या लिखेंगे? माइनस dN2O4/dt RF फॉरवर्ड का रेट K1, इसका एलिमेंट्री स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, माइनस बैकवर्ड, या बैकवर्ड में जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा वही पावर रेज्ड होगा। दिस इज द आंसर। यही आंसर 4 ऑप्शन करके इस तरह पूछ देगा। है ना आसान? अरे बोलिए ना साइंटिस्ट लोग। यस सर। बस ये नया टाइप का क्वेश्चन देगा। ये कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में रहे, ये सब आपको देगा। चूंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ चुके हैं, तो ये सब क्वेश्चन के बेसिस पर टॉपिक कंपटीशन में पूछता है। ये सब कोई टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, सब आपको आ जाएगा। लिखें। सर ये बोर्ड टाइप क्वेश्चन है? नहीं, बोर्ड में नहीं आ गया। ओके सर। बोर्ड टाइप पढ़ाते तो 2-3 क्लास पहले ही खत्म हो जाता है। ये इतना जो घिटा रहा है ये चैप्टर, तो कंपटीशन के लिहाज से। ओके सर, डन सर। हाँ, जैसे वॉल्यूम वाला पढ़ाया वो नहीं आएगा, वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। प्रेशर वाला बोर्ड, हाँ बोर्ड के सिलेबस में, बोर्ड प्रेशर वाला, हाँ उस पर हमने क्वेश्चन ज्यादा करा दिया है, लेकिन वो बोर्ड में है। मॉलिक्यूलरिटी बोर्ड में है, कंपटीशन में भी है, सब में है, सूडो दोनों में है।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये कहता राइट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो आप लोग देख के बताइए। NO2 अपीयर हो रहा है, तो NO2 अपीयर हो रहा है, फिर भी फॉरवर्ड ही में जाएगा कि नहीं है? बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर, Yes, sir. NO2 अपीयर हो रहा है तो फॉरवर्ड ही में जाएगा, तो इसका भी आर नेट जो होगा RF माइनस, लेकिन देखिए आंसर अलग आएगा। आर नेट मतलब यहाँ पर -1/2 dNO2/dt, यही तो लिखेंगे। हेलो एवरीवन, RF K1 NO2O4 -K2NO। लेकिन एक बात बताइए, हमें अपीयरेंस पूछा, तो अपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं लिखते, जो स्टूडेंट से गलती है। तो हमें 2 को हटाना है, 2 इधर ले आएंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलिए Yes, sir. बोलिए। यस सर, हाँ, ये ध्यान देना है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है आसान, लेकिन कंसेप्चुअल सब है कि आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं था, वही था 1 to 8। देखिए अब यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस का आता है। अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में प्लस आता है। सॉरी, समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर, हाँ सर। वेरी गुड। केमिकल काइनेटिक्स के सारे टॉपिक आपको हो गए। एक आध टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है, अभी एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिया साइंटिस्ट? यस सर, Yes, sir. इसी में तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, बहुत आसान है। आपको क्या क्या, राइट द रेट ऑफ disappearance of NO2। तो अब बताइए NO2 डिसअपियर हो रहा है, बताइए किधर जाएगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाएगा? Backward. हाँ, तो ये लैंग्वेज ही बता देगा। तो आर नेट, बस ये फार्मूला याद रखना कि रिवर्सिबल में आर बी माइनस आर एफ या आर एफ। अब आर नेट तो अब डिसअपियर हो रहा है, तो अब ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे। आर बी K2 है NO2 का होल स्क्वायर माइनस K1 है N2O4। सर माइनस लगाएंगे इसमें अब? क्यों? तो डिसअपियर नहीं है, ए अल्लाह, डिसअपियर नहीं है। हेलो हेलो साइंटिस्ट, अरे ये इधर जाएगा तो बिहारी रिएक्टेंट ना होगा ये? हेलो एवरीवन, या हाँ, DNO2/dt 2 को हटाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि डिसअपियरेंस कर रहा है, 2 को हटाइए। समझ में बात आई साइंटिस्ट? यस सर, लिख लीजिए। डन सर, डन, वेरी गुड, डन। तो सब लोगों ने डन कर लिया था, जल्दी बताएं। हाँ सर। वेरी गुड। अब आइए क्लास टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इट इज गिवन बाय रेट लॉ। तो ये मैं लिखा जाऊँ,
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, पढ़ चुके हो ना? हेलो एवरीवन। यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन Yes, डिपेंड्स, sir. हाँ बस ये लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डबल करेंगे तो डबल ही होगा, ये आप नहीं बता सकते। इट इज गिवन बाय पावर। पावर कितना होगा? एक्सपेरिमेंटली डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस सर, डन। ये सब चूंकि आप पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ें। दूसरा है effect of temperature। नीचे लिखिए व्हेन, मैं ग्राफ भी इसमें बताऊंगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस due to which number of effective collision, collision बढ़ेगा, effective collision बढ़ेगा। effective collision शू कहते हैं? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, effective collision which produce product, which produce product, effective collision increase। जब effective collision बढ़ेगा, बताओ मोर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो रेट भी बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताएं सारे लोग। Then rate of reaction also increases। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Done, Yes, sir. sir. इसमें ग्राफ पर आइए। ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, या आप ऐसे समझिए कि ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये है टाइम। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी। इसको याद रखने का तरीका है बेल शेप ग्राफ, इस तरह याद रखें। यस, और से सुनिए आप, इसमें इस ग्राफ में तीन बातें हैं, सुनिएगा अच्छे से, ग्राफ पूछेगा आपसे। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, देखिए अब वाई एक्सिस को देखिए, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, देखिए मैं इसको रिलेट कराता हूँ। बहुत ही कम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या नहीं? बहुत ही कम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। सुनिए, जब कॉलिजन होता है ना, मान लीजिए 100 कॉलिजन हुआ तो 100 कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता,
इफेक्टिव कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन से देता है। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर। और बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो और बहुत ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये जो है ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, देखिए ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। याद रखें, ये जो मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादातर के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो भी आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल होगी। यही जो है पोर्शन आपसे ये ग्राफ बना के पूछेगा, इसी को कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो, तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन होता है। ज्यादातर के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक का मतलब हुआ द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मान लिया 10 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट को 6 मार्क्स आया, ये 6 मोस्ट प्रोबेबल नंबर हुआ। 6 इज द नॉट मैक्सिमम नंबर, ज्यादातर स्टूडेंट को जो नंबर है। उसी तरह जब रिएक्टेंट कोलाइड करता है तो ज्यादातर के पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। बहुत ही कम मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है वो इफेक्टिव कॉलिजन की वजह से देती है। समझ में बात आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। ये ग्राफ बनाइए। डन सर। या आप इसको ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शन, ये लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इफेक्टिव कॉलिजन। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कॉलिजन में आता है। आपको स्टेटेड ये गिवन टेम्परेचर पर है, T पर। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सारे लोग ध्यान। लिया सारे लोग? यस सर। अब देखिए, केमिस्ट्री ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ता है, ये ग्राफ से भी समझ में आएगा। देखिए, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और ये काइनेटिक एनर्जी है या वेलोसिटी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऐसे एनर्जी ही के फॉर्म में लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है कि हमने एनर्जी ही लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी लिखी। अब देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, शेडेड पोर्शन का एरिया भी बढ़ेगा। देखिए, ये देखिए, ये एरिया बढ़ा कि नहीं, जल्दी बताएं। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ा, पहले बहुत ही कम था, देखिए इतना ही था। बताइए इफेक्टिव कॉलिजन टेम्परेचर ये T1 है, ये T2। अच्छा एग्जामिनर ग्राफ में पूछ देगा बताओ कौन ज़्यादा, तो T2 ग्रेटर देन T1। बताओ आया, टेम्परेचर बढ़ा है तो देखो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ा कि नहीं। हेलो एवरीवन, क्या देखो, हेलो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये वाला एरिया ज़्यादा है ना बनिस्बत के नीचे वाले एरिया के। हेलो एवरीवन, हाँ। यस सर। तो यही टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट काफी बढ़ जाता है। जल्दी लिखिए।
डन सर। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. तीसरा लिखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बताइए, आपने पढ़ा ना कैटलिस्ट क्या करता है, जल्दी बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, रेट को इन्फ्लुएंस करता है, समझा कि नहीं? यस सर। तो नीचे लिख लीजिए कैटलिस्ट इज अ foreign substance which influences the rate of reaction। अब देखिए आगे का लाइन, by providing an alternate path। ये टर्म अभी मैं समझाऊंगा। ऐसा पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब एक्टिवेट करना, वो मैं अभी बता देता हूँ। विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। कैटलिस्ट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ऐसा पाथ जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अच्छा बताइए, किसी को एक्टिवेट होने के लिए 100 जूल चाहिए, किसी को एक्टिवेट होने के लिए 50 जूल चाहिए, तो 50 जूल वाला फास्ट होगा कि नहीं? एक्टिवेशन का मतलब हुआ कि उस रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा, जैसे आप एक बार समझिए, कोई कैंडल है, कैंडल अपने आप तो नहीं जलेगी जब तक माचिस नहीं लगाएंगे, माचिस देंगे तभी कैंडल जलेगी, तो माचिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। उसी तरह जब रिएक्शन प्रोसीड होता है ना, तो आप कंटेनर में रख दीजिएगा तो कॉलिजन अपने आप नहीं होगा, कुछ एक्टिवेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। तो हर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया जाता है। तो बताओ, एक को एक्टिवेशन एनर्जी 100 है, एक को मिला 50 जूल, तो बताओ कौन स्लो होगा, 100 जूल वाला कि 50 जूल वाला? 100 जूल वाला स्लो होगा। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी खाएगा एक्टिवेट होने के लिए, तो इसका मतलब समझो स्लो। अब बताओ अल्टरनेट पाथ विथ लोअर, तो जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी कि नहीं? यस सर। जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे समझ में, इसमें भी देखो ग्राफ्स के जरिए। मान लो कि ये एनर्जी है, कोई भी, देखो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, सुनो अच्छे से। कोई भी रिएक्शन ऐसे तैसे नहीं प्रोसीड होता। मान लो ये रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये नहीं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, झट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। नो, ग्राफ को समझो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ट्रांजिशन स्टेट। अब बताओ, एक्टिवेट होने के लिए ये एनर्जी चाहिए। देखो ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए ये एनर्जी खा रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना? तो यही एक्टिवेशन एनर्जी हुई। अब मैं इसका ग्राफ बताता हूँ, सुनो अच्छे से। ये है अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। कौन सा है बताओ? अनकैटेलाइज्ड। कैटेलाइज्ड है ही नहीं है, लेकिन अब सुनो अच्छे से। जैसे तुमने क्या किया कि तुम एनर्जी है, ये टाइम है, जैसे कैटलिस्ट ले लिए। अब ये ग्राफ इस तरह वही कहा गया। तो बताओ, पहले देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जल्दी से फास्ट टाइम कम लगा कि नहीं? बताओ बताओ। यहाँ तक अल्टरनेट पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी,
ऊपर जाने की। अब ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी डॉटेड लाइन में कम है कि डार्क लाइन में ज्यादा है, जल्दी बताओ सारे लोग। तो डॉटेड लाइन में कम है कि डार्क लाइन में कम है, जल्दी बताएं सारे लोग। डॉटेड लाइन। इसका मतलब ये वाला जो कैटेलाइज वाला जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। कैटेलाइज रिएक्शन। हेलो एवरीवन। तो वही कहा गया कि ये ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी को कम, यहाँ देखो जाने के लिए इतना को क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ जल्दी से क्रॉस करके पहुंच जाएगा प्रोडक्ट में। तो इसलिए कैटेलाइज जो रिएक्शन होती हैं वो रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ वेयर एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ। यस सर। अरे एक ही आदमी यस सर उस वक्त से बोल रहा है, सबको समझ में आया? अरे Yes, sir. हाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब the amount of energy required to मैं लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं लिख भी देता हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant molecule क्यों? टू क्रॉस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर, बैरियर माने रुकावट, एनर्जी बैरियर को क्रॉस, एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, लिख लीजिएगा। आप समझ में आया? done sir. Done, sir. चलिए आज तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे, समझा? संडे को क्लास हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, वो मैसेज आपको चलाया जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरी